Hello student, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. Wishing you a very happy new year. We are starting chapter 5th of history, the revolt of 1857. बेसिकली कोई भी रिवॉल्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसका एक कॉज नहीं होता है. मीन देयर इज़ नो सिंगल कॉज फॉर एनी रिवॉल्ट. देयर आर मैनी कॉजेस फॉर द रिवॉल्ट. अब ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो अपन जो चैप्टर्स अपन ने पढ़े हुए हैं उन चैप्टर्स को थोड़ा सा समझेंगे. एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश आपने जब पढ़ा था तो आपने क्या देखा था, एक सब्सिडरी अलायंस, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक वॉर हुआ मैसूर का, जिसमें टीपू सुल्तान ने वॉर किया. उसके बाद आपने देखा मराठा पावर जो बढ़ रही थी वो ब्रेक हुई, 4 पार्ट्स में मराठा टूटे और मराठाओं की पावर वीक हो गई. धीमे धीमे क्या हुआ, पूरे इंडिया में एक्सपेंशन ब्रिटिश का ही हो गया. ब्रिटिश सुपर पावर में इंडिया में आ गए. जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो वीक होते चले गए, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो गायकवाड़ हों, चाहे वो सिंधियाज हों, चाहे वो अवध के नवाब हों. जब आपने अवध के नवाब के बारे में मैंने आपको बताया था तो आपको याद होगा, जो बंगाल के नवाब और अवध के नवाब ने दोनों मिलके जो वॉर किया था उसमें भी उनकी हार हुई थी और ब्रिटिशर्स जीत गए थे. और जब ब्रिटिशर्स जीते तो सुपर पावरफुल ब्रिटिशर्स हो गए थे. धीमे धीमे टर्म्स में क्या आया, ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस को इम्पोज किया, जो पीजेंट थे उनसे ज़्यादा काम कराया, ज़बरदस्ती में इंडिगो की फार्मिंग कराई, टैक्सेस को इंक्रीज़ किया, ज़मींदारों को प्रेशराइज़ किया, ज़मींदारों से ज़मीनें छीनी. तो उस वजह से क्या हुई, कंडीशन जो नॉर्मल इंडियन था उनकी वॉर्स होती चली गई. सीधी सी बात है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए. आप हैं या कोई भी है, अगर उसका धीरे धीरे सप्रेशन किया जाएगा, धीमे धीमे उनके हक छीने जाएंगे, वो प्रॉब्लम में आएंगे, तो एक बार क्या होगा, वो नाराज़ होकर लड़ने को तैयार हो जाएंगे. तो वही कंडीशंस 1857 के रिवॉल्ट की बनी. किस तरह से बनी कि धीमे धीमे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को एक्सपेंस किया था, और जब एक्सपेंस करने के बाद, बढ़ाने के बाद, धीमे धीमे इंडियंस को सप्रेस करना चालू किया. जब सप्रेशन चालू हुआ उसके बाद किसी ना किसी को आवाज़ उठानी पड़ जाएगी, और वही आवाज़ एक साथ बन के 1857 का रिवॉल्ट हुई. 1857 से पहले भी रिवॉल्ट आपने देखे, ट्राइबल्स रिवॉल्ट आपने देखे थे, संथल्स का, मुंडास का, खासीस का, दोबारा से मुंडा का रिवॉल्ट आपने देखा था बिरसा मुंडा के टाइम पे. तो उन चीज़ों ने क्या दिया, एक आइडिया दिया लोगों को कि हाँ, लड़के भी क्या हो सकता है, लड़के भी हम अपने हक ले सकते हैं. तो वो जो आइडिया निकल के आया वही 1857 का रीज़न बना. हम चैप्टर को पढ़ेंगे. द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया एंड देयर पॉलिसीज हैड adversely affected all sections of Indian people. The resentment among the people had found expansion in a number of protests, outbursts, mutinies, rallies, and revolt period to 1857. The important among them were Second Munda Rising, the Sannyasi Revolt, the Santhal Revolt, the Wahhabi Movement, and Waghera Rising, the Mutiny and Vellore, Mutiny in Barakpur, Bareilly Rising of 1816 and म्यूटनी ऑफ गोविंदगढ़ रेजिमेंट. अब ये म्यूटनी रेजिमेंट्स क्या हैं, जब भी आर्मी में जो इंडियंस हैं तो उनको क्या थे, उनके प्रमोशन के चांसेस कम थे, उनकी सैलरीज ब्रिटिश सोल्जर के कंपैरिजन में कम थी, उनसे ज़्यादा काम कराया जाता था. तो कई बार क्या होता है, जब वर्किंग के जो लोग होते हैं और उनको सैलरी कम दी जाए या उनकी वर्किंग बहुत ज़्यादा हो, तो वो क्या करते हैं, आजकल आप देखते हैं तो प्रोटेस्ट करते हैं. तो उसी तरह से ये सारे रिवॉल्ट कुछ इंडियन सोल्जर्स जो थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे थे, उन्होंने किए थे. सन्यासी, संथल और मुंडा ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 began as a spy mutiny but gradually took all section of people in its fold. It assumed the character of rebellion and shook the very foundation of the British Empire. V.D. Savarkar and several Indian nationalists often refer to it as the first war of Indian independence.
अब इसको थोड़ा सा समझिए। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो स्टार्ट हुई बैरकपुर से, ठीक। मंगल पांडे ने स्टार्ट किया। उसके बाद जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे या फिर किंग्स एम्पायर थे, वहाँ पे क्या था, एक तो सब्सिडरी अलायंस प्रॉब्लम दे रहा था राजाओं को, और दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, जिसको आपने पढ़ा हुआ है सतारा में, झांसी में, कि अगर राजा के खुद का बेटा नहीं है तो वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, और क्या होगा, पूरा का जितना एम्पायर है वो ब्रिटिश के अंडर में चला जाएगा। तो दो कंडीशन ये बनी जहाँ पे राजा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुए। कई जगह ऐसी थी जहाँ पे राजा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको थोड़े से प्रिविलेजेस दिए हुए थे। अब जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो ये इंडिविजुअल वॉर था अपने हक के लिए, लेकिन क्योंकि अगेंस्ट में ये था ब्रिटिशर्स के, तो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। हमने पहले ही कहा आपसे कि किसी भी चीज़ का एक कॉज नहीं होता, तो इसके हम बहुत सारे कॉजेस को आगे पढ़ने वाले हैं। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 discounted against the British led to a great revolt in 1857. This revolt shook the British rule in India to its foundation. अब ये शॉकिंग क्यों बना 1857 का, या इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया 1857 का? क्योंकि अभी तक ब्रिटिशर्स ने जो रिवॉल्ट झेले थे वो छोटे छोटे एरिया पे छोटे छोटे ग्रुपों से झेले थे। जैसे संथल, तो संथल अकेले कर रहे थे, सारे ट्राइब्स ने एक साथ आके नहीं किया था। अगर सारे ट्राइब्स एक साथ आके करते तो क्या होता, ब्रिटिशर्स को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती उस रिवॉल्ट को ख़त्म करने पे, लेकिन अलग अलग हुए थे तो ब्रिटिशर्स ने आसानी से ख़त्म कर लिया। 1857 का रिवॉल्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने एक साथ आके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वॉर किया था, और जब बड़ी आर्मी से ब्रिटिशर्स को लड़ना पड़ेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उन्हें होगी। थोड़ा सा डर उन्हें ये भी होगा कि ऐसा ना हो इनको देख के पूरी इंडियन कम्युनिटी अगेंस्ट में खड़ी हो जाए, और अगर पूरी इंडियन कम्युनिटी अगेंस्ट में हो जाती तो ब्रिटिशर्स को भागना पड़ता। लेकिन लोग इतने अवेयर नहीं थे, उन चीज़ों को समझते नहीं थे, या फिर डरते हुए थे, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को परेशानी थी जो अगेंस्ट में खड़े हुए, कुछ लोगों को परेशानी नहीं थी तो अगेंस्ट में वो नहीं खड़े हुए। तो कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट को हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉज। हमने आपसे पहले ही बोला कि किसी भी रिवॉल्ट के या किसी भी रीज़न का एक कॉज नहीं होता है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल कॉज है द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज एंड इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिश क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर, रिसेंटमेंट अमॉन्ग द रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की जो प्रॉब्लम दे रही थी? तो आपने सब्सिडरी अलायंस मैंने आपको पहले बताया था, जिससे टीपू सुल्तान को प्रॉब्लम हुई और टीपू सुल्तान ने वॉर किए। लॉर्ड डलहौसी का डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स was resented by ruling class because it carved their right to adoption. Annexion of Jhansi, Satara and Nagpur under the doctrine create great resentment. झांसी का, सतारा का और नागपुर, इन तीनों जगह पे क्या था, सेम कंडीशन में ब्रिटिशर्स ने पावर को यूज़ किया था, और राजाओं के खुद के बेटे नहीं थे तो उनका एम्पायर ब्रिटिशर्स का हो गया था। द हिंदू एज वेल एज मुस्लिम वर अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू द एनेक्शन ऑफ अवध। एज द रिजल्ट ऑफ एनेक्शन द रूलर्स वर फोर्स्ड टू डिसबैंड द सोल्जर्स। अब जब आपने अवध का पढ़ा था तो वहाँ पे बंगाल के साथ कंडीशन ख़राब हुई थी और अवध के साथ कंडीशन ख़राब हुई थी, और जब ब्रिटिशर्स जीत गए थे वॉर को तो याद होगा आपको कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, पावर सरप्रेस कर दी थी। एक तो इलाहाबाद वाला एरिया, कानपुर वाला एरिया उनसे छीन लिया था, ठीक। बंगाल में पावर्स लिमिट ही कर दी थी। दिल्ली के जो राजा थे उनसे क्या किया था, उनकी पेंशन फिक्स कर दी थी। उनके हालांकि एम्पायर को छीना नहीं था, लेकिन अवध का एम्पायर छीन लिया था और अवध का थ्रोन ख़त्म कर दिया था। Disrespect shown by the British to the last Mughal Emperor Bahadur Shah also aggravates some people. लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जो थे उनकी पेंशन में कमी कर दी गई थी, उनकी पेंशन फिक्स कर दी गई थी, उनसे सोल्जर्स छीन लिए गए थे, वो आर्मी नहीं रख सकते थे। तो वो मुस्लिम राजा थे और उनके साथ मुस्लिम कम्युनिटी थी, तो वहाँ से भी लोगों के अंदर क्या, एक राइवलरी, एक रिवॉल्ट का थॉट आया।
The British included the Indians from all high civil and military jobs which were reserved for the Englishmen. In the army, the highest post which an Indian could get was that of a Subedar at rupees 60 or 70 per month. The highest post in the civil services for which an Indian could qualify was that of a Sadar Amin, who was paid rupees 500 a month. मतलब चाहे आप पुलिस की जॉब करिए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब निकालिए, प्रमोशंस नहीं होंगे, आपको ब्रिटिशर्स के अंडर में ही रहना पड़ेगा, आप कितने भी एलिजिबल हों। तो इंडियंस को क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया जा रहा था ब्रिटिश टाइम पे, तो मतलब प्रमोशंस नहीं होंगे। तो जो इंसान क्वालिटी में है, जिसके अंदर एबिलिटी है, वो अगेंस्ट में खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है और ब्रिटिशर्स उनको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तो जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का इंगर्ज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सोशल एंड रिलीजियस कॉज देखते हैं। जब हमने पढ़ा है तो हम सोशल रिफॉर्मर्स पढ़ते हैं, तो हम राजा राम मोहन राय का नाम पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम पढ़ते हैं। वहीं पे क्या हुआ था, आपको याद होगा कि इंडिया में पुराने कल्चर में जो रिचुअल्स थे या जो स्टीरियोटाइप थे, उनमें क्या था, बच्चों की शादी हो जाती थी और क्या होता था, सती प्रथा होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने और राजा राम मोहन राय ने साथ मिलके एक बिल लाया जिसमें सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। अब सती प्रथा ख़त्म हुई तो ये अच्छी चीज़ थी, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस हैं, जो पुरानी मान्यताओं के बेस पर जीते हैं, उनको ये चीज़ बुरी लगी। तो उनको ब्रिटिशर्स बुरे लगना चालू हुए और यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई ब्रिटिशर्स के लिए। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स सच एज द legalization of widow remarriage to improve the condition of women. This alarmed the Orthodox Indian caste norm were violated when people of different castes were thrown together in the army, prisons and railway coaches. The upper caste felt that the new judiciary system denied them their traditional privileges. क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने एक तो सती प्रथा को बंद कर दिया था, उसके बाद विडो की रिमैरेज कराने लगी थी, और विडो की रिमैरेज और सती प्रथा से ऑर्थोडॉक्स इंडियंस खुश नहीं थे। दूसरी चीज़, कास्ट नॉर्म्स इंडिया में था, वर्ण के हिसाब से कास्ट डिवाइडेड थी। अब जो लोअर क्लास थी उसको अपर क्लास टच नहीं करती थी, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रेलवे कोचेस, आर्मीज़ में, पुलिस में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको ज्वाइन कराया। सब एक साथ होते थे तो टच होते थे एक दूसरे से, और इससे क्या हुआ, हायर क्लास को अपने जो रिचुअल्स थे वो फॉलो करने में प्रॉब्लम आई। तो उन्हें क्या लगा कि ब्रिटिश का ये जो सिस्टम है ये बेकार है, ये हमारे ट्रेडिशनल जो रिचुअल्स हैं उनको बेकार कर रहा है। तो यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा इमर्ज हुआ क्या, रिवॉल्ट का स्टार्ट होना। इकोनॉमिकल कॉज, द इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश कॉज्ड widespread distress. Under the new land revenue settlement, many zamindar lost their land. Peasants were made poorer by high rates of the taxes and rigged collections. The British policy ruined Indian handicraft industries and agriculture. Famine became a regular feather. The Indian rulers who lost their power could no longer patronize the traditional Indian crafts. Their armies too were disbanded. Many artisans and soldiers thus became employed. हमने आपको बताया था कि ट्राइबल से क्या हुआ था, उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी, फॉरेस्ट लॉ बना दिया गया था, ज़मींदारों से ज़मीनें छीन ली गई थी। चाहे बारिश हो या ना हो, फैमाइन आए या ना आए, सबको टैक्सेस देना पड़ता था। और जब टैक्स देना पड़ता था तो लोग क्या करते थे, दूसरों से कर्ज लिया करते थे, डेप्ट लिया करते थे। और जब उन्होंने डेप्ट लेना स्टार्ट कर दिया तो वो धीमे धीमे डेप्ट में दबते चले गए। ब्रिटिशर्स ने लगातार टैक्सेस का एक्सपेंशन किया, इंडिगो की फार्मिंग के लिए लोगों को परेशान किया। तो ज़बरदस्ती में क्या हुआ, इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो गई। कई बार फैमाइन पड़ जाता था, लोग भूख से मर जाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को फ़र्क नहीं था और उन्हें टैक्सेस वो लेते रहते थे। जब राजाओं थे उनके प्रिविलेजेस छीन लिए गए थे, तो वो अपनी उनकी जो भी एरिया में लोग रहने वाले हैं उनकी क्या हेल्प नहीं कर पाते थे। राजाओं की जो आर्मी थी उसको डिसबैंडेड कर दिया गया था। तो जब राजा से जो सैलरी मिलती थी वो लोगों को मिलना बंद हो गई, और जब मिलना बंद हो गई तो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो यहाँ से भी कहीं ना कोई रीज़न बना रिवॉल्ट का।
आगे देखेंगे। मिलिट्री कॉज,